हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आर ओ जनरल साइंस का हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले टेस्ट 4 टेस्ट करवाए जा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये टेस्ट। क्योंकि आर ओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घटना चक्र आप जितना चाहे उतना रिवीजन करिए और उसके साथ प्रैक्टिस करिए। और हिंदी और जो साइंस के है या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करिए, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कीजिए। और अपने क्या बोलते हैं, जो कैपेबिलिटी है उसको देखिए कहाँ तक आप मतलब स्कोर कर पा रहे हो। आपके कौन से सेक्टर में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में वीक हो या कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा आउटपुट आ रहा है। तो उसको जनरल मतलब जैसे कि ये जनरली आप टेस्ट देकर समझ पाओगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेस्ट मैं करवा रही हूँ आपको, तो टेस्ट जरूर करिए। घटना चक्र का सीरीज देख देख डालिए। दिसंबर में आपका लगभग एग्जाम होगा, जो कि 2-4 महीने ही हैं। और टाइम बहुत कम है, वैकेंसी भी बहुत कम है। और कमर तोड़ मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई लगभग 4-5 लाख के नियर अबाउट लोग अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर मारा-मारी तो होगी ही होगी। तो क्यों ना अभी से आप मेहनत करिए, क्योंकि 3-4 महीने यूँ ही हाथों से फिसल जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। तो आप रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। जो अगर आपने नोट्स बना रखे तो नोट्स पढ़िए। मैं तो कहूँगी घटना चक्र पढ़िए और करंट अफेयर करिए और आप टेस्ट लगाइए। इतने में तो आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल साइंस का टेस्ट है। टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि GS1 जो होता है आर ओ में, तो उसमें आते हैं लगभग क्या 140 मार्क्स के और 140 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 60 नंबर जो आते हैं वो सेकंड मीटिंग में आपका पेपर होता है हिंदी का। हिंदी के होते हैं, उसके भी मैं टेस्ट जल्दी लाऊंगी। फिलहाल अभी टेस्ट हम GS1 करेंगे, जिसमें हम जनरल साइंस करेंगे, जनरल स्टडीज में, GS के पेपर में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश का भी पोर्शन है और हिंदी का भी है। तो मैक्सिमम मैं हिंदी करवाऊँगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, वो हिंदी मीडियम के हैं। अगर आपको डिमांडेड है कि इंग्लिश भी करवाना चाहिए तो आप बता दीजिएगा, उसको भी मैं करवा दूँगी। नहीं तो आप पॉज़ करके स्क्रीन पढ़ भी लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन-सा है? निम्नलिखित में से कौन-सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं है? तो देखते हैं। किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट या कैलोरी, कौन सी नहीं है? तो वो है वाट। वाट जो है ऊष्मा एक प्रकार की, तो पहले ऊष्मा क्या होती है आपको पता होगा, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कौन से तरीके से किया जाता है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। इसमें वाट नहीं है। वाट वाट क्या होता है? वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है? वाट है शक्ति का मात्रक, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट वाट का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है, ना कि उष्मा का। उष्मा का किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरीज ये सब है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का सही कोट का चुनाव करना है। तो फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या है? तो फेदोमीटर है एक समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर है अ, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। और एनीमोमीटर वायु के वेग को मापता है। इस तरह से ए फोर है। बी वन मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, मतलब अगर अगर आपके पास लोहे और लकड़ी के जो समान भार के, मतलब एक ही भार के, मान लो 1 किलो के दोनों हैं, अगर उनको आप ऊपर से गिराओगे नीचे की तरफ तो क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो क्या होगा? तो इसमें एक होगा कि एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। फायदा, ठीक है? नहीं, नहीं, सॉरी, ये गलत होगा। ये लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। वो क्यों गिरेगी? क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों? क्यों निकलती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण।
अगला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है? क्या कारण है उनका? उनका कारण है घनत्व। तो गर्मी के दिनों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। और क्या होता है? घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण दिए गए हैं, तो उनको दोनों पढ़ते हैं। क्या है? तो प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है और कारण इसका क्या है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो दोनों क्या कथन कारण सही है? तो देखते हैं। तो इधर ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या है? ए आर दोनों को सही व्याख्या करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। तो इसमें जो पहली बात आर जो है सही है, ए गलत है। वो क्यों गलत है? आप खुद देख लीजिए कि प्रकाश के दृश्य प्रक्रम में लाल प्रकाश की हरे प्रकार की अपेक्षा ऊर्जस्वी होती है, तो ये गलत है क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। अतः कारण आर सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि प्रकाश के अलग-अलग तरंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल प्रकाश की ऊर्जा हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होगी। इसलिए कथन ए गलत है। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि तो मतलब बादल वाली रात जो होती है गर्म होती है, क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं और ऑप्शन बी है ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी पर उतरने से रोकती है और ऑप्शन सी है पृथ्वी मतलब उष्मा बनाते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं और ऑप्शन डी है वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मतलब पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं, ये होगा। और 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं कौन से हैं? वे हैं तरंग दैर्घ्य वेग और आवृत्ति है, या तरंग दैर्घ्य और वेग है, या तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है, या तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और वेग है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और वेग। ठीक है। हाँ, 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है एक्स किरणों की, या दृश्य प्रकाश की, या रेडियो तरंग की, या अवरक्त विकिरण की। तो किसकी होती है? तो वो होती है रेडियो तरंगों की। तो रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है न्यूनतम होती है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखते हैं। व्यक्ति दूर के पिंडों को अस्पष्ट देख सकता है और निकट की वस्तुओं को का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है या लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, मतलब ये गलत है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का नहीं बल्कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है आपको पता है? दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति को निकट की जो वस्तुएं होती है ना, वो दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आंख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कॉर्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होती है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये इंग्लिश में है। अब है 11th नंबर का क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से कथन ए है तथा कारण आर है। तो कथन ए है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है और आर है बर्फ के पिघलने से पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा होता है। तो नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो कौन सा है? तो बर्फ के पिघलने से पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा होता है, सही है। और बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। और अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बी है परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। और सी है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। और डी है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि दोनों में अंतर ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। मतलब नाभिकीय बम जो होगा उसमें अभिक्रिया अनियंत्रित होगी और इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
सामान्य आँखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपने कभी भी साइंस थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, वह है 25 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है और परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। और डी है, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका सी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसमें गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन ये है कि दोनों आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है। 15वां क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है क्या? उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक, और उच्च प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक। और ऑप्शन डी है, निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो इसका आंसर होगा ए, उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक। निम्न गलनांक इसलिए होता है फ्यूज में, ताकि जब बिजली आपकी तेज है, ज्यादा तेज आ जाए तो ये गल जाए, और जिससे शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना हो, और आपका जो ये है वो बंद हो जाए। क्या मतलब तो पूरा कनेक्शन बंद हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंचे किसी इंस्ट्रूमेंट को। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसको देखते हैं हम। तो क्या है इसमें? तो वैज्ञानिक है और आविष्कार, मतलब कौन से वैज्ञानिक क्या आविष्कार किया? तो एडवर्ड जेनर ने क्या आविष्कार किया? एडवर्ड जेनर ने, एक मिनट, तो चलिए मिलान करवाते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी, डिस्टरबेंस, फार डिस्टरबेंस एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक और आविष्कारक थे एडवर्ड जेनर ने। क्या किया था एडवर्ड जेनर ने? खोज किसकी खोज की थी? तो खोज की थी चेचक के टीके की। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। और थियोडर एच मैमन ने खोज किसकी की थी? तो उन्होंने की थी लेजर की। और अल्फ्रेड नोबल, जिसे डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। और ये आंसर हो जाएगा ए। और 17 नंबर का क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है? या बी, परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है? या सी, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं? और डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, उनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आपको पता होगा। ठीक है, आगे करते हैं हम। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है क्या? दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, पानी में चीनी का घुलना, या हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। इसमें भौतिक कारण क्या है? तो देखते हैं हम। तो भौतिक कारण है दूध से दही बनना, एक कौन सा कारण है? भौतिक कारण ही पूछा ना, हाँ। दूध से दही बनना, ये है रासायनिक कारण। और मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक कारण है। पानी में चीनी का घुलना क्या है? पानी में चीनी का घुलना है भौतिक कारण। ठीक है, तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये नहीं है। तो इसका मैं बता दूं, तो भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। तो ये नहीं है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है देखते हैं ऑप्शन पहले, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। तो आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि धरती की सतह पर प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन जो होता है वो 46.8% होता है। और सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन की परसेंटेज कितनी है? वो है 27.72। और कैल्शियम की है 3.65।
परसेंट और कार्बन 0.6% पाया जाता है। ठीक है। अमलगम एक मिश्र धातु है। क्या है अमलगम? अमलगम है जस्ता एवं तांबा का, या सीसा एवं जस्ता का, या जस्ता एवं पारा का, या तांबा एवं टीन का। तो आंसर होगा जस्ता एवं पारा का एक मिश्र धातु है अमलगम, मतलब इन दोनों को मिला के बनता है। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुद्ध बर्फ कहते हैं? ठोस जल को, निर्जलित बर्फ को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो आंसर होगा डी होगा, CO2 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश वाला देख लीजिए आप। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं रिसर्च के लिए, घूमने के लिए, वो मतलब सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? वो करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का, या ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन तथा नियान का, या ऑक्सीजन तथा ऑर्गन का। तो वो यूज करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का। तो आंसर ए सही हो जाएगा। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जिसे CaCO2 कहते हैं, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है, का प्रयोग किया जाता है। ये एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, और प्राकृतिक रबर क्लोरीन प्रीन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन सा? तो पॉलीथीन एक टेफ्लॉन बहुलक है, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। और जो है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। ये प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है। क्योंकि ये जो है क्लोरोप्रीन, ये पॉलीइथिलीन है वगैरह। तो ये जो आंसर होगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड। तो ये जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाई एवं ऑक्साइड एवं मीथेन होता है। तो कार्बन की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस के मुख्य संगठन मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नमी उपस्थित होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाया जाता है। 26 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा जाता है, या उनका देखते हैं कथन कारण की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब LPG का प्रमुख घटक मेथेन है, और बी है मतलब आर कारण है। मेथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। नीचे कूट दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। तो ये जो है देख लेते हैं। तो पहला तो गलत ही है, क्योंकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG में ये मेथेन नहीं बल्कि ब्यूटेन होता है। और आर सही है, मेथेन घरों में कारखानों में चलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है। ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। तो प्रश्नगत कथन गलत है, जबकि कारण सही है। तरलीकृत मतलब LPG के प्रमुख घटक प्रोपेन एवं ब्यूटेन है। ओके, याद रहेगा LPG। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, या सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, या जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, या जिंक सल्फाइड फिलासफर ऊन। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो वो है सी, जिंक फॉस्फाइड जो होता है ये होता है चूहे का विष। बाकी हॉर्न सिल्वर जो कृत्रिम वर्षा होती है, सिल्वर हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं? ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कहाँ गया? सिल्वर क्लोराइड से क्या होता है? हार्न सिल्वर होता है। और कृत्रिम वर्षा किससे होती है? तो कृत्रिम वर्षा कहाँ गया? कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड से होती है कृत्रिम वर्षा। और चूहे मारने का जिंक फॉस्फाइड है ही। फिलासफर ऊन जो होते हैं जिंक ऑक्साइड होता है, ये जिंक ऑक्साइड का होता है। फिलासफर ऊन जिंक ऑक्साइड का। ठीक है। आगे देते हैं, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी,
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। बैटरी में जो होता है किसका यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु जो है वह कौन सा है? हाँ, भविष्य का धातु निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो कहा जाता है तांबा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम या लोहा को। तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम को विश्व का धातु इसलिए कहते हैं कि अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्का और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। ये काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता, इसलिए इसे भविष्य का धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो वह किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है जिंक चूर्ण के लिए, निकिल का या प्लेटिनम का या तांबे का। तो किया जाता है निकिल का उपयोग हाइड्रोजनीकरण के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, प्रकाश में हीरे का चमकना और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना या मेडिकल और विद्युत सिग्नलों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बढ़ाना। तो क्या है बढ़ता प्रयोग? क्या है ये सब? मतलब निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करना है। तो अंतरिक्ष में परिवर्तन के उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है 1 to 4। ये तीसरा नहीं है क्योंकि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना ये नहीं है, बाकी 1 to 4 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इस पे आप फोकस करिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। आप देखते नहीं हो और इसी में टिक टाक कर देते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जिन द्रवों के अणुओं के बीच संसंजन बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। केस नली में द्रव का चढ़ना या उतरना पृथ्वी तनाव के कारण होता है। द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। तो द्रव की सतहों पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती, गलत है क्योंकि वो होती है। बाकी सब ऑप्शन सही है। और अब करेंगे हम नेक्स्ट आगे 33 नंबर का क्वेश्चन। तो 33 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमिलॉजी और फसलों की खेती एग्रोनॉमी। तो इसमें जो बी है वो गलत है, सही नहीं पूछा है ना। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की खेती को सब्जियों की खेती को कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर और ओलेरी कल्चर OLERICL। बाकी समझ जाना क्योंकि पेन में प्रॉब्लम है, लिख थोड़ा नहीं पाऊंगी। ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो वो किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, हक्सले ने, डार्विन ने, लामार्क ने। तो वो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी, खटमल। तो इसमें से कीट कौन सा है? तो कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, बाकी घरेलू मक्खी, मच्छर, खटमल ये सब कीट हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह मतलब जहां पर फूड स्टोरेज होता है वो कौन सा अंग तना नहीं है? शकरकंद का, अदरक का, आलू का, गन्ना का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा शकरकंद का। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है बल्कि जड़ है, ठीक है, रूट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए आए ए तथा तो मतलब कथन कारण बताना है, सीधी बात। तो कथन क्या है? मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। क्या दोनों सही हैं कथन कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं, क्योंकि ए सही है आर गलत है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये तो गलत है, बाकी ए सही है। क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे रूपांतरित कभी कभी भूमिगत होते हैं। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, धिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, तो पता होगा अगर डिजर्ट प्लांट देखा होगा तो। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? अ, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब पहले ऑप्शन देखते हैं किसमें। तो हम्म, एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट रहा है। हाँ ये छूट रहा है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथ्रोसाइनिन है, लाइकोपीन है, कैरोटीन है, विटानिन है। तो उसका कारण है एंथ्रोसाइनिन। सेब के फूल में लाली जो लाल लाल फूल होता है इसका फ्लावर, उसका कारण है एंथ्रोसाइनिन। लाल नारंगी रंग के वर्णक होते हैं कैरोटीन। जो गाजर गाजर जो लाल होता है कैरोटीन के कारण होता है। लाइकोपीन लाइकोपीन से क्या होता है? टमाटर टोमेटो लाल होता है। और जैंथोफिल जैंथोफिल का नाम अगर सुना होगा, जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटामिन होता है।
और विटामिन किसमें होता है? चुकंदर में, बीट में, ठीक है। और कैरोटीन, कैरोटीन किसमें होता है? इसको तो बता दिया गया, गाजर में होता है, कैरेट में, कैरेट से कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स, जिसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो किसमें नहीं होते हैं? तितली में, चीता में, छिपकली में। तो ये छिपकली में नहीं होता है। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, मतलब ताप बढ़ने या घटने से इसमें परिवर्ती लिंग गुणसूत्र में मतलब जो होता है फॉर्मेशन होता है। आगे है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, दोनों से। तो ए और सी से, मतलब दोनों ए से, प्रोटीन और लिपिड से। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, पी प्लस एल से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो मानव शरीर, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन या फास्फोरस। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है मानव शरीर में? नियर अबाउट 65% ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पाया जाता है। और 18% क्या पाया जाता है? 18% कार्बन पाया जाता है। और सॉरी, 18% क्या, ऑक्सीजन 65% हो गया, और कार्बन 18% हो गया, और 10% हाइड्रोजन पाया जाता है, बाकी 1.4% नाइट्रोजन। तो सही तो मिलान करना है यहाँ पर, अस्थियां है और नाम है, कौन सी अस्थि को कौन सा नाम कहते हैं, ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए जानना जरूरी है। तो ये जो होता है, ये शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड मतलब का नाम क्या है? शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? तो शोल्डर शोल्डर बोन इसको बोलते हैं। तो इसको कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम होती है। सॉरी, शोल्डर ब्लेड जो होता है वो होता है स्कैपुला, स्कैपुला बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला बोलते हैं। नी कैप को क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। नी कैप को पटेला बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं स्टर्नम। और कॉलर बोन को बोलते हैं क्लेविकला, क्लेविकला बोलते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा आपका। ओके। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है। तो क्या होता है उसमें? तो उसका ब्लड जो होता है, उसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। और जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है साल्विनिया, एजोला, नीलहरित शैवाल या राइजोबियम। तो कौन सा होता है? वो होता है एजोला। एजोला, नीलहरित शैवाल एजोला के सचारी और इसे साथ में मिलाने वाले से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। 45 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन कथन कारण देखना है। तो मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए सॉरी, ए सही है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन महत्वपूर्ण, मतलब लीवर, यकृत में लीवर, लीवर वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण क्या है? यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि यकृत जो होता है, यकृत मतलब लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलो से 2 किलो का होता है। ये गहरे धूसर रंग का होता है, और इसमें यकृत द्वारा स्रावित पित्त इस थैली में संचित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके लिए यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पाचन सक्रिय रूप से भाग लेता है। और इसमें कोई मतलब यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, मतलब यकृत कोई भी वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। तो इसलिए कारण गलत है। स्तनधारी में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, मतलब सबके मतलब जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब उनके सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर बायोलॉजी पढ़ा हो तो पता होगा, नहीं तो याद कर लीजिए इस चीज को। तो उन किसी में नहीं होता है न्यूक्लियस, तो ऊंट में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? चीता का, जिराफ का, हाथी का, चिंपैंजी का। तो सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है? वह होता है हाथी का। लगभग कितना होता है? 600 से 610 दिनों का होता है। चीता का गर्भकाल होता है 90 से 95 दिनों का। और और जिराफ का होता है 450 से 465 का, 450 से 465 का लगभग। और चिंपैंजी का होता है 230 से 240, 230 से 240 दिनों का होता है। इतना गंदी राइटिंग तो मेरी सही है, बट ब्रेन की प्रॉब्लम है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक वायरस है? तो कौन से रोग का कारक वायरस है? तो सिफिलिस का या डिप्थीरिया का, खसरा का या लेप्रोसी का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खसरा का। तो इसका कारण वायरस है। तो 48 खसरा ए वायरस द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारी है और यह विशेष रूप से छोटे बच्चों को अधिक होती है और संक्रमित व्यक्तियों के नाक और मुंह से विसर्जित पदार्थों द्वारा इसके वायरस फैलते हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या? तो पीलिया से प्रभावित होता है यकृत, एमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत। तो इससे प्रभावित क्या होता है? ये आपका लीवर। लीवर के पीलिया में एक घातक रोग है जिससे यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है, अतः पीला बिलिरुबिन क्या होता है? रुबिन रुधिर से ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, मतलब जो येलो कलर का होता है। इस तरह से बॉडी आपकी पीली पीली दिखती है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, मतलब जिसको वर्णांधता है, उसने एक महिला से विवाह कर लिया। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसके? उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों के पुत्रों में। तो किसमें वर्णांधता होगी? तो वो होगी पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, क्योंकि जो होगा वो माँ से पुत्रियों को ट्रांसफर होगा, पुत्रियों से वो जो डिजीज, ये जो डिजीज होता है ना, महिलाओं में मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। इसके केवल कैरियर होती है, ये प्रवाहित करती हैं। इस ये इससे प्रभावित नहीं होती हैं, इससे प्रभावित उनके बच्चों, मतलब खासकर मेल में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेल इससे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन ए किससे मिलेगा? विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए है आपका थायमीन। और विटामिन बी क्या है? विटामिन बी है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी बी सिक्स है। बी टू क्या है? विटामिन बी टू क्या है? वह है राइबोफ्लेविन। और के विटामिन के क्या है? वह है फिलोक्विनॉन। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको याद नहीं, इसको याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एक बार पूछता ही है, एक आध क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? जिसको ब्यूटी विटामिन, मतलब इसको अगर आप यूज करोगे तो आप गोरे हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, आपकी स्किन क्या हो जाएगी? ग्लो करेगी। तो ये होगा निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है देखिए, मेरा सुन के जाके इसका उपयोग ना करने लगे, ऐसा ना हो कि विटामिन ई की गोली खा खा के गोरे होने की चाहत आप में विकसित हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विटामिन ई को। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कौन सा शामिल नहीं है? पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो नहीं है सोडियम। पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लेकिन सोडियम नहीं है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? बैंगनी व लाल का, या हरा व लाल का, या नीला व लाल का, या फिर पीला व हरा का? तो किसका अवशोषण ज्यादा होता है? वो होता है अम, नीला व हरा का। नीला लाल का अवशोषण ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है, तो किसमें होती है? वो होती है शैवालों में। पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन, मतलब जो शैवाल होते हैं, एल्गी जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगला है 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नियान पेलाग्रा और टेकोफेरॉल बंधता और साइनकोबालामीन घातक रक्ताल्पता और पायरिडॉक्सिन बेरी बेरी। तो क्या सही नहीं है? तो इसमें से है बी। बी देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो नियासिन जो है पेलाग्रा सही है, टोकोफेरॉल बंधता ये भी सही है, और कोबालामीन जो है घातक रक्ताल्पता ये भी सही है, पायरिडॉक्सिन बेरी बेरी ये गलत है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो ये गलत इसलिए होगा कि विटामिन बी 3 नियासिन भी कहते हैं जिसे, वो पेलाग्रा से रोग होता है। और साइनोकोबालामीन जो होता है, ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति घातक रक्ताल्पता का शिकार हो जाता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी 6 का नाम है और विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है, ना कि ये होता है। प्रोटीन, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह कौन सा रोग है? वह रोग प्रोटीन की कमी से कौन सा? बेरी बेरी, क्वाशरकोर या रिकेट्स या पोलियो। तो वह होता है क्वाशरकोर रोग। क्वाशरकोर रोग में पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है।
पैर तथा पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त व कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब कमी को सम्मिलित रूप से क्वार्सिकोर का रोग कहा जाता है। फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सबसे सुमेलित नहीं है, ये मेंशन करिए, नहीं है। इमली मध्य फलवृत्ति खाते हैं या गेहूं के भ्रूणपोष या भ्रूण खाते हैं, नारियल का मध्य फलवृत्ति खाते हैं, पपीता का मध्य फलवृत्ति खाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये सही है, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो नारियल का मध्य फलवृत्ति नहीं खाते हैं, बल्कि नारियल एक बहुवर्षीय एक बीजपत्री पौधा है, इसका खाने वाला भाग भ्रूणपोष होता है, ना कि मध्य फलवृत्ति होता है। और अगला क्वेश्चन 59, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब मिलान सही नहीं है। यूमिनोलॉजी एडवर्ड जेनर, या टैक्सोनॉमी कैरोलिनियस, और बैक्टीरियोलॉजी ह्यूलियनहॉक, और एम्ब्रियोलॉजी एजे बैटलर। तो इसमें जो आंसर है गलत वो है एम्ब्रियोलॉजी, एजे बैटलर नहीं है, बल्कि ये पादप रोग विशेष मतलब प्लांट पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं। और ये भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत अंडाणु निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जीव के उद्भव एवं विकास का वर्णन होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। कौन है एम्ब्रियोलॉजी तथा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वान बेयर है, ना कि एजी बटलर। वान बेयर है, बेयर। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं। किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से 3 लाख के बीच होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो मतलब गलत है, तो वह गलत है ये। जीवाणु एवं नीली हरित शैवाल सभी जीवों को कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऐसा नहीं है सभी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों की सभी प्रजातियों में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? तो कौन सा पादप है? वह पादप है एथिलीन है, हार्मोन्स है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इनमें से कोई नहीं। तो वह हार्मोन्स है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन से पौधों की लंबाई में मतलब बढ़ोतरी होती है। जापानी वैज्ञानिक एरिची कुरोसावा ने 1926 में इसकी खोज की थी, पौधों के बौनेपन को दूर करने के लिए। ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है ईईजी से, या ईईजी से, ईएमजी से, या ईसीजी से। तो किसे की जाती है? अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में पता हो तो आप तुरंत आंसर कर क्लिक कर सकते हो। तो वो होता है ईईजी से, मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलॉन ग्राफ से, ईईजी जिसे बोलते हैं, वो है ए। एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? एड्स की पहचान के लिए, क्षयरोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो एलिसा जो होता है इसका यूज होता है किसकी? एड्स की पहचान के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस एसेस। तो ये होता है, ये चावी रोग की पहचान के लिए होता है। 64 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ को एक सामान्य रोग है? प्रौढ़ों में एक सामान्य रोग है मधुमेह से संबंधित। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, या रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। इसका क्या है? तो ये हो जाएगा, एक तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर तो है ही, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा भी है, तो 1-3 तो सही है। यही है आपका आंसर, 1-3 सही है। रक्त में शर्करा की निम्न मात्रा ये गलत है, क्योंकि उससे मात्रा बढ़ती है, इंसुलिन की अधिक मात्रा, तो ये भी गलत है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? अगर आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग जो होगा वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की गई मतलब दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं, और दृष्टि वैषम्य रोग में कार्निया एवं आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, तथा ग्लूकोमा बीमारी में आंख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टर्नम में इनकस स्टेपीज है, मेलियस है? तो यह है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? हृदय, वृक्क, यकृत या फेफड़ा। तो कौन सा ताप को मतलब रेगुलेट करता है? वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है एक प्रमुख श्वसनांग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जहाँ एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर में उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित होता है।
अगला क्वेश्चन है 68 का, निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? मूंगफली में, सोयाबीन में, अंडा में या दूध में? किसमें सभी नहीं उपस्थित होते हैं? तो वह है ऑप्शन ए, मूंगफली में। तो सोयाबीन तथा पशुओं के व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होते हैं, जबकि जो ये मूंगफली होता है, मूंगफली को छोड़कर से ये सभी भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? प्रथाक्य है, उत्परिवर्तन है, लैंगिक प्रजनन है, प्राकृतिक वरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण। तो हाइड्रोफोबिया जो जल से लोग डरते हैं और जल के करीब नहीं जानते, हाइड्रोफोबिया होता है, ये होता है विषाणु के द्वारा। ये रेबीज का पुराना नाम है। रेबीज के विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं और पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इनमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने में घबराता है। और नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए दी जाती है? कुकुर खांसी, टिटनस, खसरा के लिए, या टिटनस डिप्थीरिया खसरा के लिए, या कुकुर खांसी, टिटनस डिप्थीरिया के लिए, टिटनस डिप्थीरिया और चेचक के लिए? तो किसके लिए दी जाती है? ये दी जाती है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। नीचे दो कथन कारण दिए गए, देखते हैं। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होती है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो ये जो आंसर होगा, ये जो होता है, ये ए सही है, लेकिन आर गलत है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ये गलत है। क्योंकि असंतृप्त अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट में की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे बंध होते हैं, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऊपर में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दो ग्रंथियां होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? तो ये है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वो है ऑप्शन 4, थायराइड ग्रंथि जो है क्या है? ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रंथि में ग्रंथियां होती है जिनका स्राव ग्रंथि के अंदर की स्रावित होता है। मतलब कोई ग्रंथि है एकदम नली के आकार का, उसके अंदर ही स्रावण होता है। इस कारण इन ग्रंथियों से स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण मुक्त होता है और रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। इन ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथि होती है जिनके द्वारा स्रावित स्राव शरीर के किसी निश्चित भाग में एक नालिका तथा वाहिनी द्वारा पहुंचाया जाता है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया में थ्राम्बीन का संबंध है। उत्सर्जन से, वृद्धि से, रक्त जमाव से या प्रजनन से? तो इसका संबंध जो है ये रक्त जमाव से है। थ्राम्बीन प्रोटीन होता है जो रक्त, जब आपका ब्लड मतलब चोट लग जाने पर ब्लड निकलता है, उसके खून मतलब वहां पर ये क्या करता है, खून को बहने से रोकता है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या गैस्ट्रीन? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है गैस्ट्रीन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा होता है। ट्रिप्सिन एक पेस्टाइडेज तथा पेस्टाइडेज को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन मंड को मल्टोज तथा डिस्चार्ज को तोड़ता है। और गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि अमाशय से निकलता है। ठीक है। मार्फिन प्राप्त की जाती है पत्ती से, जड़ से, फूल से, फल से। तो मार्फिन किससे प्राप्त की जाती है? फल से प्राप्त की जाती है। इसको मिलान करना है विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है, बी ट्वेल्व कोबाल्ट में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम पाया जाता है। चाल्कोपायराइट में क्या पाया जाता है? इसमें चाल्कोपायराइट में पाया जाएगा चाल्कोपायराइट तांबा पाया जाएगा और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा, गंधक? तो कौन सी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के लिए विकास के लिए आवश्यक है और लौह तत्व की कमी को रक्ताल्पता रोग भी कहते हैं। ठीक है। विश्व WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा? हृदयाघात है, टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है? सबसे ज्यादा लोगों का प्राण किससे जा रहा है? तो वह हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक से।
ठीक है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। मंकी पॉक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? गलत कथन देखना है। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में कांगो में दर्ज हुआ था। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स का छोटी माता की तरह होता है। इसके गंभीर होने पर निमोनिया के लक्षण दिखाने लगते हैं। वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में एक व्यक्ति में मिला जो ब्रिटेन से आया था। तो ये जो इसका आंसर है ये जो है डी होगा, क्योंकि मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। ये सब सही है, लेकिन कि ये जो होता है जो केरल में एक व्यक्ति आया था, इस वायरस से केरल का एक व्यक्ति संक्रमित हुआ था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था, ना कि ब्रिटेन से। 81 का क्वेश्चन है, कोरोना के लिए देश में विकसित पहली नेजल वैक्सीन जिसे सितंबर 2022 में डीजीसी आई ने अनुमति प्रदान की का निर्माण किया है किसने? भारत बायोटेक ने, कैंडिला ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका किसने किया है निर्माण? तो इसका किया है भारत बायोटेक ने। तो एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश, तो उचित पानी, तापमान और ऑक्सीजन, मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो वो है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है किससे? पौधे से, कीट से, जीवाणु से, विषाणु से। तो वो लिया गया है जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण देखना है। तो ये देख लेते हैं। ए क्या है कथन? गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए है। और कारण इसका है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होते हैं। तो दोनों ही सही है, कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, या ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन, या खाने योग्य चीजों का उत्पादन, या क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। तो इसमें जो आंसर होगा वो सही होगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता? तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। तो क्लोन का तात्पर्य होता है प्रतिरूप, मतलब उसका छवि। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण प्रतिरूपण किया जाता है। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है प्लाज्मिड का, प्लास्टिड का, या राइबोसोम का, या माइटोकॉन्ड्रिया का। तो उसका होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड का प्रयोग होता है एक जीवाणु की समान गतिविधियों का नियंत्रण, मतलब नियंत्रण कर इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। नीचे कथन और कारण देखना है। तो वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छानुसार अलग अलग काट कर और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण है डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो इसका कथन कारण देखना है। तो क्या होगा? तो इसका कथन कारण दोनों ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे 88 नंबर का। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? हार्मोनी रूपांतरण, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हार्मोन प्रजनन, या उत्परिवर्तन प्रजनन। तो इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा किया जा सकता है और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अपरूपांतरण क्या होता है? मेटास्टैटिस्टिक। तो ये क्या होता है मेटास्टैटिक? ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान पर अंगों तक फैलती हैं। औषधियों के प्रमाण में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। कोशिका नाभिकों में गुणसूत्र एनोफ्रोज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होता है। कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो सही होगा ए, रक्त तथा या लासिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं एक दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जाता है। पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में से बदला जाता है। कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? 20, 15, 17, 19 कितने प्रतिशत है? तो वह है
15% योग्य भूमि कृषि के लिए है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव मतलब विद्यालय खोला गया है? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी। तो यहाँ खोला गया? वो खोला गया इलाहाबाद में। 23 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया था। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर है? वह है प्रयागराज में, कानपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में। तो वह कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है और उत्पाद है। खुर्जा मृतिका शिल्प के लिए, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, जैसे ढलवा घंटिया के लिए। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह है लखीमपुर खीरी नक्काशी क्या दिया है? लखीमपुर के नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए। तो ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल है सहारनपुर, मैनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ का, या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का। तो इसमें से कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन बी है। ये हुआ था 1887 में। कब बना था? 1887, 1887 में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, वाराणसी की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मेरठ की स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में। और जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1921 में हुई थी। तो इस तरह से सबसे पुराना कौन सा है? 1887 वाला इलाहाबाद का। निम्नलिखित में से गलत युग्मक को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए गलत पूछा है, ध्यान रखना। इतना कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, आगरा चाकू तथा कैंची के लिए। तो कौन सा गलत है? तो है आगरा। आगरा चाकू तथा कैंची के लिए नहीं, चाकू और कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। से सही विकल्प सही है। अगला 97 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? वाराणसी, बंकपास, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत, और वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सही अवरोही क्रम है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर। कथन कार्य दिया है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है और महिलाओं को साक्षरता दर की वृद्धि में पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। तो कौन सा मतलब कथन कारण क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही दोनों है लेकिन उसकी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। कथन यार ए की पुष्टि नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? सही पूछा है। तो कौन सा सुमेलित है? तो भोटिया बाराबंकी में और बुक्सा बिजनौर में, रांची गोरखपुर में, थारू बांदा बांदा में ये जनजाति है कौन सी? तो बुक्सा बिजनौर में ये गलत है। सही है क्योंकि सही पूछा। बुक्सा बिजनौर में है। बाकी सब सुमेलित नहीं है क्योंकि भोटिया उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति को लोग लखीमपुर खीरी, कोंडा, बहराइच, महाराजगंज और गोरखपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। बोक्सा और बुक्सा जनजाति के लोग अपने को पतवार या राजपूतों का पूर्वज मानते हैं। और जो खरवार जनजाति के लोग होते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। महीगिरी लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 100 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, या नित्यानंद स्वामी, या राम नरेश यादव। कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो वो है नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक थे। विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प सही है। तो सभी लोग मंत्री रहे हैं सीएम। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नवचली नवचली मेला मेरठ का, और भारत कला भवन वाराणसी का, और चौरसिया नृत्य गोरखपुर का। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है चौरसिया नृत्य गोरखपुर का। तो चौरसिया नृत्य कहाँ का है? चौरसिया नृत्य गोरखपुर का नहीं बल्कि यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया गया नृत्य है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। ऊपर इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो वह है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट।
आगे क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ 103 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोनभद्र, सोनभद्र कहाँ पर किसके लिए फेमस है? तो सोनभद्र जो है फेमस है, अ, सोनभद्र है चूने के पत्थर के लिए। इलाहाबाद किसके लिए फेमस है? तो इलाहाबाद फेमस है शीशे वाली तालू के लिए, सॉरी शीशे वाली बालू के लिए। और ललितपुर किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। और मिर्जापुर फेमस है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? वह है राप्ती नदी पर। आगे है 105। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? निम्न में से कौन कौन से हैं लखनऊ में? तो जल संसाधन निगम है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जल जिला नगरीय विकास अभिकरण है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, सभी चारों के चारों सही है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर और सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो वो हो जाएगा सी, सीमेंट कारखाना बरेली। तो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है तो कहाँ पर है? तो वह है, तो सीमेंट कारखाना रायबरेली में स्थित है, ना कि बरेली में। और ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना मेरठ में, विकास संस्थान मेरठ में है। पिकअप क्या है? लखनऊ में है। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन आगरा में है। और यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में। कौन सा सही नहीं है तो इसको बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है, बल्कि ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, आगे है अगला मिलान करना है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान। 84 गुंबद कहाँ पर है? तो 84 गुंबद कहाँ पे है? ये है अ, जालौना में। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये कुशीनगर में है। और कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का है। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि कौन है? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो वह है व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व बिंदु पंचांग के अनुसार मनाया जाता है आषाढ़ महीने में। और हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? केंद्रीय सरकार की योजना पूछा नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी वनीकरण मिशन। तो कौन सा सुमेलित नहीं मतलब कौन सा केंद्र की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। ये पिछले यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की योजना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी वनीकरण मिशन केंद्र सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो होता है नोएडा से बलिया तक 1047 किलोमीटर का है। यह आरंभ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा 2007 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 111 है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग को योग 52 है तो दोनों संख्या कौन सी होंगी? तो वो कौन सी होंगी मैं इसको आंसर बताऊंगी, क्योंकि मेरा पेन नहीं चल रहा है तो मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा बहुत तो मैं बता सकती हूँ अगर आपको समझना है तो मैं आंसर बता देती हूँ, अगर नहीं समझ में आता बता दीजिए। इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, पेन कॉपी का इस्तेमाल करके आपको समझा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 6। यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का आपस में बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा? तो संख्या का वर्ग हो जाएगा 121। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है? तो 0.25 स्क्वायर का या अंडर रूट 1/4 का या 0.04 या 1/25। तो 225 तो किसका इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडर रूट 1/4 का। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर शेष 11 बचता है? तो वो कौन सी संख्या होगी? वह संख्या होगी बी, मतलब 589। सॉल्व कर लीजिएगा ये आप। दो ग्रामों रामपुर और श्यामपुर में पुरुष जनसंख्या 55% और महिला जनसंख्या 45% है। रामपुर में साक्षरता स्तर पुरुषों में 55% है एवं महिलाओं में 45%। ग्राम श्यामपुर में है यह दर पुरुषों में 45% है, महिलाओं में 55% है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ग्रामों का साक्षरता 50% है, दोनों ग्रामों का साक्षरता स्तर समान है परंतु 50% से कम नहीं है। और ग्राम रामपुर का साक्षरता स्तर ग्राम श्यामपुर से निम्न है
ग्राम रामपुर का साक्षरता स्तर ग्राम श्यामपुर से उच्च है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ग्राम रामपुर का साक्षरता स्तर श्यामपुर से उच्च है। अनुक्रम है एक्स बी जेड वाई डी वाई टी एफ एक्स और आर एच डब्ल्यू। तो इसमें अगला क्या होगा? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगला हो जाएगा बी, पी जे वाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में के अंत में कौन सी संख्या आएगी? 13, 23, 34, 46, 59, 73 में अगली श्रृंखला की कौन सी आएगी? तो वह आएगी, इसमें 10, 11, 12, 13 ऐसे करके जोड़े गए हैं, तो ये संख्या आ जाएगी आपका 88। प्लस और मतलब ये मतलब क्या है, भाग का तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हैं वे, मतलब इसको इस दोनों सिंबल को चेंज करते हुए क्या करना है? तो इसका सिंबल चेंज करके 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 धन 4 गुणे 5 भागे 2 माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा सी, मतलब 6। पेस्टर PESTER शब्द के अंतिम 5 अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इससे बनाए जा सकते हैं 4, 4 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है। पेस्टर, ईस्टर, रीसेट, ईस्टर, स्टीर, ट्रीज, ये सब बनाए जा सकते हैं। और 120 नंबर क्वेश्चन है, राम उत्तर पश्चिम 4 किमी पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो वह कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कौन किसको किया गया? तो किया गया उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 122 नंबर का, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? उत्तर प्रदेश ने, मुंबई ने, गुजरात ने या मध्य प्रदेश ने? तो किसने जीता? तो ये करंट का न्यूज है, ये जीता मध्य प्रदेश ने। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 4 मई को, 21 जून को या 28 जून को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः कितनी है? 300 मतलब कितनी है? तो 532 रुपए 10 रुपए है, या 238 रुपए 20 रुपए है, या 436 20 रुपए है, या 450 रुपए और 45 रुपए है? तो कौन सा इसमें होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 436 और 20 रुपए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य के बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई। टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने ये परियोजना शुरू की है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना 101.6 मेगावाट पीक की शुरू की है। और ये क्या है? ये परियोजना केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ के जल निकाय पर स्थापित है। और इसके क्या होगा? ठीक है। और ये सुविधा 5 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग इन्वर्टर के साथ जोड़ी गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वर्ष 2003 में G20 की बैठक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो ये आंसर होगा डी। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 बैठक 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में होगी और हो चुकी। केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जों को समाप्त कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाने के बाद ये डिसाइड किया गया। अगला है, कांतार ब्रांड जेड जेड रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है TCS। TCS जो है सबसे बड़ा ब्रांड है, बाकी नहीं है। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरे करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है? खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से, भारतीय नौसेना से, भारतीय वायुसेना से, भारतीय थल सेना से संबंधित किससे है? ये संबंधित है भारतीय नौसेना से। हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण चुमोई नामक स्थान चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, बिहार में? तो कहाँ पर यह स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाले ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे। अब पाकिस्तान को हटा दिया गया है। अब 22 देश हो गए हैं। पर इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब केवल एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ इसको करता है, ना कि ये ग्रे लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। और क्या करता है, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला लिया है और फिर एफएटीएफ अक्टूबर 2022 में पूर्ण सत्र के दौरान इसकी अधिकारी घोषणा कर सकता है। आगे बात करते हैं हम 132 नंबर क्वेश्चन का। प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह 6वां संस्करण है। इस वर्ष की थीम है मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल दूसरा सही है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को ये 8वां संस्करण है कि ना कि 6वां? ये गलत हो जाएगा, ये 8वां संस्करण है। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 के अच्छे ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन सा स्थान पर है? 6वें, 10वें, चौथे या तीसरे? तो कौन से स्थान पर है? तो वह है तीसरे स्थान पर नवक्रीय वैश्विक स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका शीर्ष पर रहा है? गुजरात, मणिपुर, केरल, हरियाणा। तो कौन सा राज्य रहा है? तो वह राज्य रहा है हरियाणा। हाल ही में कौन सा देश 19वां सांग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान था? अमेरिका, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड। तो कौन सा देश था? तो वह देश था सिंगापुर। हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो वो कहाँ किया गया? वो किया गया है दावोस में ही किया गया है। और हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो वह किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? वो की है गुजरात में। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान दिया है, लेकिन गुजरात में खोलने की योजना मतलब घोषणा की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस संग्रहालय का नाम धरोहर है। क्या दोनों ऑप्शन सही है? तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो है केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी दूसरा गलत है, क्योंकि इस संग्रहालय का नाम धरोहर नहीं है। इस संग्रहालय का नाम क्या पूछा है क्वेश्चन? हाँ, सही नहीं पूछा ना, तो पहला वाला सही नहीं है, बल्कि इसका संग्रहालय का नाम धरोहर है, ये सही है। और हाल ही में मतलब केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी ने मांडवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस संग्रहालय का नाम धरोहर है। वित्त मंत्री ने सदियों पुरानी विरासत भवन में स्थापित एकल रॉक कला से सुनहरी रेत को हटाकर इसी भवन में स्थित संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा, प्रियंका गांधी या रमेश जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से नहीं है? तो NJ ओझा को किया गया, 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? महात्मा गांधी मनरेगा जो है। कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो भांग को वैध बनाने वाला देश का पहला हो गया है देश कौन सा है? वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड में अब गांजा, भांग, मरीजुआना रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। और सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थ और ड्रग्स संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। वर्ष भर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले थाईलैंड का भांग, गांजा और कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो टेस्ट के द्वारा ही आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अपना स्कोर पता कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट के तरीके से करिए। पहले इसको स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए और उस अपना 1 से लेके 40 तक नंबरिंग कर लीजिए टेस्ट का। फिर अपना सही का क्लिक लगाइए, जो ऑप्शन सही है उस पर सही का क्लिक लगाइए, जो गलत है गलत का क्लिक लगाइए। अब देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो बचे-कुचे टेस्ट हैं, 4 टेस्ट करवा दिए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके टेस्ट वो भी कर लीजिए। चलिए अपने दोस्तों को बताइए कि आरओ का टेस्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है और मैं सारे टेस्ट करवाऊँगी, हिंदी का भी करवाऊँगी। और तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।